अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक्स निकालें। आई थिंक वर्कशीट वाला चक्कर खत्म हो गया है। तीनों वर्कशीट्स की हम प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। टेस्ट के अंदर हम मोल्स को जरूर इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पे उसका ऑर्डिनरी वर्जन ही इन्वॉल्व होगा। ये जिस तरह के सवालात आपको करवाए गए हैं उसी तरह के सवालात उसके अंदर इन्वॉल्व किए जाएंगे। बहरहाल अभी हम देखते हैं कि हमने यहाँ से आगे क्या पढ़ने की कोशिश करनी है। प्लीज 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 रिलैक्स करें भाई, रिलैक्स करें यार, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये लेफ्ट राइट की बातें बंद करें अपनी और ध्यान दीजिए। मुझे अगर आप स्पेसिफिकेशंस दे दें तो मैं उसके सीक्वेंस को देखना चाहूंगा जी। प्लीज मुझे अपनी स्पेसिफिकेशंस दे दीजिए। You see specifications के accordingly the unit number 1 is complete, the unit number 2 is also almost complete। almost complete मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें 4 टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 2 में। जैसे यूनिट नंबर 1 में 4 टॉपिक्स थे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। 1.1 was particles in an atom and the atomic radius, 1.2 was isotopes, 1.3 was electrons, energy levels and atomic orbitals, 1.4 was ionization energy। वो चारों हम कर चुके हैं, उसकी हम वर्कशीटें भी अलग अलग कर चुके हैं, उसका हम टेस्ट भी आई थिंक 1 या 2 दफ़ा 2 टेस्ट हुए केमिस्ट्री के तक, छोटे छोटे टेस्टों में 2 टेस्ट हुए हैं। फिर खैर जो भी है, अभी हमारा डाउन द लेन इस वीक के एंड पर इंशाल्लाह क्या कहते हैं एक फुल फ्लेज हमारा अभी तक जो भी 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसका टेस्ट हो जाएगा। जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड स्टीशियोमेट्री। उसके अंदर जो 2.1 है वो क्या है, वो है रिलेटिव मैसेज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई थिंक मैंने इसकी जो भी डेफिनेशंस हैं वो आपको कराई हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है और रिलेटिव फार्मूला मास का मतलब क्या है। कोई मुझे बता सकता है रिलेटिव फार्मूला मास का मतलब क्या है जी? जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड के मास का जिक्र करते हैं तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास नहीं बल्कि फार्मूला मास का जिक्र किया जाता है। ये वाला टॉपिक भी हो गया था। ये टॉपिक हमने मोल से भी पहले किया था जब हम पहला वाला चैप्टर पढ़े। फिर हमने द मोल एंड द एवोगाड्रो कांस्टेंट, हमें मोल्स का और एवोगाड्रोस कांस्टेंट का आपस में रिलेशनशिप पता है, दैट इज 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स जो हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। फिर उसके बाद उसने आगे 2.3 में क्या लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है कि आपको फार्मूलास के बारे में पता होना चाहिए। अब फार्मूला के बारे में क्या पता होना चाहिए, कहते हैं जी आपको एक तो एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए, आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, आपको एम्पिरिकल और फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, आपको एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड का मतलब पता होना चाहिए। वो किसी सवाल में था एक, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, आई थिंक थायोसल्फेट का था या जिस किसी की भी थे, सोडियम थायोसल्फेट के हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स थे, जिसका मतलब था उनके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। एमसीक्यूज में भी एक था, सोडियम सल्फाइड के कोई हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स थे कि पता नहीं कितने मोल्स हैं, 162 ग्राम पानी था तो आपने 162 को 18 से डिवाइड किया था तो 9 मोल्स आए थे, तो आपने कहा था Na2S.9H2O। इस तरह का सवाल वहां पे भी था। तो जो जब पानी लगा होता है तो हम उसको हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स कहते हैं और जब पानी नहीं लगा होता तो हम उसको एनहाइड्रस क्रिस्टल्स कहते हैं। और जो पानी होता है उस पानी को क्या कहते हैं, वो जो 9H2O है या 5 उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद अगला है जी रिएक्टिंग मैसेज एंड वॉल्यूम्स। उसमें कहते हैं जी मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने कैलकुलेशंस करनी है, मैसेज वाली कैलकुलेशंस करनी है, वॉल्यूम्स वाली कैलकुलेशंस करनी है, कॉन्सेंट्रेशंस वाली कैलकुलेशंस करनी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली करनी है, एक्सेस रिएक्टेंट वाली करनी है, परसेंटेज यील्ड वाली कैलकुलेशंस करनी है, एंड यू नो ये सारा हमने क्या कहते हैं इसकी भी एग्जांपल्स हमने की हुई हैं। अब अगर
मैं इस मोल्स वाले स्पेसिफिकेशंस में देखूं तो 2 लाइनें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ाई हुई, ठीक है, या वो पहले से हमें पता है। में से 2 लाइंस ऐसी हैं जो हमने डिस्कस नहीं की लेकिन हमें मालूम है। क्या लाइंस? कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम आयोनिक चार्जेस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्रॉस बेस की बात कर रहा है। खैर अगर मैंने अभी नहीं भी पढ़ाया तो जब मैं आगे आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे लिखना है, क्रॉस बेस कैसे करना है। फिर कहता है प्रेडिक्ट द आयोनिक चार्ज ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये भी हमें मालूम है कि उसके चार्ज क्या होगा। ग्रुप नंबर 1 का हुआ तो 1 लूज करेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। ग्रुप नंबर 2 का हुआ तो 2 लूज करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ग्रुप नंबर 17 का हुआ 1 गेन करेगा, 1 नेगेटिव चार्ज होगा। ग्रुप नंबर 16 का ये भी मैं मालूम पता। फिर कहता है रिकॉल द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आयंस की लिस्ट हमने बनाई हुई है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, सल्फेट और सल्फाइड, फॉस्फेट। कहाँ बनाई? जरा कॉपी दिखाएंगे, अपनी नोटबुक दिखाएं प्लीज। कहां पर चल रही है आयंस की लिस्ट? हमने क्या किया है? बिल्कुल ठीक है जी। हमने एक लिस्ट ऑफ कैटाइंस बनाया हुआ है, फिर हमने एक लिस्ट ऑफ एनाइंस बनाया हुआ है, फिर हमने एक लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस बनाया है जिनको हम, ठीक है मैं फिजिक्स की क्लास में अनाउंस कर दूं, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हमने वो मॉलिक्यूलर आयंस है जिनको हम रेडिकल्स कहते हैं, उसको भी हमने, उसकी भी एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और वहां हमने शायद ये स्टार किस चीज पर लिखा हुआ है? स्टार्स क्यों बने हुए? हाइड्रोक्साइड पे, नाइट्रेट पे, कार्बोनेट पे हैं। अच्छा, इनकी डिटेल मतलब इनका स्ट्रक्चर पढ़ाना है मैंने शायद। हाँ, इनका स्ट्रक्चर पढ़ाना होगा मैंने बाद में। इनका जो बॉन्डिंग शॉन्डिंग है उसको हमने डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस कहती हैं कि आपको किस किस का पता होना चाहिए। नाइट्रेट का पता होना चाहिए, मतलब जैसे इनका नाम और फार्मूले, NO3 - कार्बोनेट पढ़ाया हुआ है, सल्फेट पढ़ाया हुआ है, हाइड्रोक्साइड पढ़ाया हुआ है, अमोनियम पढ़ाया हुआ है, हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी पढ़ा, हाइड्रोजन कार्बोनेट है हाँ वो भी है, फिर फॉस्फेट वो भी पढ़ाया हुआ है। 2 इसने एक्स्ट्रा लिखे हैं ट्रांजिशन वाले, जिंक और सिल्वर। कहता जी स्पेसिफिकेशन में लिखा है, बस पता नहीं क्यों कि जिंक का पता होना चाहिए कि हमेशा 2 पॉजिटिव होता है और सिल्वर का पता होना चाहिए हमेशा 1 पॉजिटिव होता है। तो काम करो जरा, कौन सी लिस्ट में जाना चाहेंगे? जिंक का तो लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव, लेकिन सिल्वर का नहीं लिखा हुआ। चेक करने लिखा है? प्लीज अपनी लिस्ट ऑफ कैटाइंस में जाएं बच्चों, प्लीज लिस्ट ऑफ कैटाइंस में जाएं। वहां ग्रुप नंबर 1 वाले सारे कैटाइंस मेंशन हैं, ग्रुप 2 वाले सारे कैटाइंस मेंशन हैं, ग्रुप 13 वाले मेंशन हैं, ग्रुप 14 वाले मेंशन हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले भी मेंशन हैं। एक एक्स्ट्रा मुझे वहां लिखना है जो पीरियोडिक टेबल, मतलब मैंने नहीं लिखा हुआ लेकिन स्पेसिफिकेशंस ने कहा लिखना है। कौन सा वाला? सिल्वर वाला, सिल्वर 1 पॉजिटिव। तो एक काम करें, जहां भी लिखते हैं, आई डोंट नो, ट्रांजिशन भी लिखेंगे ना। कॉपर के नीचे आयरन, आयरन के नीचे क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे मैंगनीज, मैंगनीज के नीचे जिंक लिखा हुआ है, और वहीं पर कहीं पर जगह ढूंढें और किसको लिखें? सिल्वर को लिखें। कि सिल्वर एरो के ऊपर लिखें -1 इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर लिखें Ag1 पॉजिटिव और ब्रैकेट में लिखें सिल्वर आयन। आई होप आपको पता चल गया है कि कहां पर क्या लिखना है। सिल्वर आयन वहां पे मेंशन नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस आपको सिल्वर आयन भी मेंशन करना है। ठीक हो गया? इसको मसला इस बात, एक लूज करता है 1 पॉजिटिव, एक लूज करता है 1 पॉजिटिव। सिल्वर के साथ 1 पॉजिटिव कहीं पे लिख दीजिए जी। हमने तो इवन हाइड्रोजन पॉजिटिव, अमोनियम, नाइट्रोनियम, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे लिखे हुए हैं। जो स्पेसिफिकेशन में बहुत थोड़े आयंस का जिक्र किया है, हमने बहुत ज्यादा सारे आयंस को वहां पे लिस्ट किया हुआ है। आई थिंक ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है? कहते हैं जी राइट एंड कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस, बैलेंस इक्वेशंस। हाँ, इक्वेशंस तक हम नहीं गए। मैंने कहा था जो ओ लेवल इक्वेशन है वो तो ठीक है, वो सवाल वाला आपको दे देगा। हाँ, आगे हम जो इक्वेशन लिखेंगे या बैलेंस करेंगे वो हम कब करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। किधर करेंगे जी? सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस जो सेक्शन नंबर 2 है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड स्टिशियोमेट्री, वो भी क्या हो गया भाई? वो भी कंप्लीट हो गया है, उसमें भी कुछ भी नहीं बाकी है। ठीक है, सो क्या करें जनाब साहब, हम यहाँ से आगे स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली अपने सेक्शन नंबर
3 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन नहीं, चैप्टर बोलूंगा इसको मैं। क्या बोलूंगा जनाब साहब? क्योंकि सेक्शन हमारा कौन सा चल रहा है अभी भी? पहला, दैट इज बेसिक केमिस्ट्री। ये हमारा पहला सेक्शन है और इस पहले सेक्शन में हमारा पहला चैप्टर क्या था जी? हमने पहला चैप्टर के तौर पर क्या किया? एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमने फर्दर 4 टॉपिक्स डेवलप किए थे। इसमें चैप्टर नंबर 2 के तौर पर हमने क्या किया? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड स्टोइचियोमेट्री। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड स्टोइचियोमेट्री। और अभी हम क्या करने लगे हैं जी? अभी हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिस थर्ड चैप्टर को उसने क्या बोला जी? दैट इज क्या जनाब साहब? केमिकल बॉन्डिंग। हेलो जी, ये है आज हमारा चैप्टर नंबर 3। देखें, एक बात याद रखिएगा, मैं ओ लेवल में किसी स्पेसिफिकेशंस को फॉलो नहीं करता होता। वहां मैं अपनी तरफ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूं कि जी एटम ये होता है, आयन ये होता है, मॉलिक्यूल ये होता है, एलिमेंट ये होता है, कंपाउंड ये होता है, मिक्सचर ये होता है, सॉलिड ये होता है। अगर आप मुझसे पूछे मैं ओ लेवल में आजकल कैसे पढ़ा रहा हूँ, या जैसे आपको भी पढ़ाया होगा, वहां उनको मैं कहता हूँ जी मेरे पहले चैप्टर का नाम है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या? दैट इज एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। फिर मैंने दूसरे चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। फिर तीसरे चैप्टर में उनको क्या पढ़ा रहा हूँ? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड। तो वहां पे ना बेसिक केमिस्ट्री में इस तरह से डेवलप करता हूं कि पहले बच्चे को सारे पार्टिकल्स का पता चल जाए, मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का पता चल जाए। फिर बच्चे को सारी केमिकल फॉर्म्स पता चल जाए, लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर पता चल जाए। फिर बच्चे को फिजिकल स्टेट्स पता चल जाए, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस पता चल जाए। और फिर हम आगे कहीं रिएक्शंस की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब चूंकि वो ओ लेवल है, ऑर्डिनरी लेवल है, बहुत ज्यादा बेसिक बात करनी होती है, लाइक बिल्कुल ग्राउंड से बात। वैसे तो आपके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, मैं ए लेवल में भी अक्सर इसी तरह से पढ़ाता हूँ, लेकिन इस दफा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको सबसे पहले क्या दिया है? मैंने पहले लेक्चर में आके आपको कहा योर बुकलेट जनाब, आपको स्पेसिफिकेशन पकड़ाई और मैंने कहा जब मैं क्या करूंगा, मैं ना थोड़ा सा मैं बिल्कुल प्योरली स्पेसिफिकेशंस का सीक्वेंस फॉलो करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है, मैं अपना सीक्वेंस फॉलो करूँ ना तो मैं बात बहुत फैला देता होता हूँ। बात बहुत फैला देने का मतलब क्या है? मैं फिर वो एक्स्ट्रा बातें भी बीच में करता जाता हूँ और हमारा वक्त बहुत ज्यादा आगे पीछे निकल जाता है। इस दफा मैं बहुत ज्यादा क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ यार खोलो यार स्पेसिफिकेशन खोलो, मैं उसकी याद में रहूँ, मैं अपनी तरफ से बात को फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा। खैर, इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा वो तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर मैं हदूद व कयूद के अंदर रहूँ, ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे फायदा ही होगा कि वो जो मेरा बात करने का स्टाइल है वो बहुत आगे पीछे नहीं निकल जाएगा, मैं काम के हद तक एक सीक्वेंस को फॉलो करूँगा। लेकिन अभी भी कॉन्सेप्चुअली मेरा सीन उसी तरह का चल रहा है कि आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा है तो आपने उसके अंदर एटम्स पढ़े हैं, आयंस पढ़े हैं और मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पर जब आप एटम्स पढ़ रहे थे तो आप एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बाद इलेक्ट्रॉन के लूज गेन की भी तो बात की थी आपने, तो आयन भी आपने पढ़ लिया है। जब इलेक्ट्रॉन के लूज गेन की बात कर ली तो उसके बाद शेयर की प्रॉपर्ली बात आपने नहीं की, मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली आपने नहीं बनाया। लेकिन जब मैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की बात कर रहा था तो मैं वहां खींच तो क्या था मॉलिक्यूल का लफ्ज, मॉलिक्यूल का जिक्र तो मैंने कर लिया था। फिर जब मैंने क्या बोलते हैं इवन फार्मूला मास का जिक्र भी मैं कर चुका था कहीं ना कहीं कि जी फार्मूला यूनिट्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, आयनिक कंपाउंड की जो यूनिट्स होती हैं उसके लिए होते हैं। फिर जब मैंने क्या बोलते हैं मेटालिक रेडियस की बात की तो मैंने वहां मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, नोबल गैसेस कैसे एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी बात भी कर ली, ठीक है। सो मेरे हिसाब से तो मैं क्या चला रहा हूं क्या नहीं चला रहा, मुझे अगर कोई कहे कि सर आप ओ लेवल का हिसाब क्या है, ओ लेवल में पता क्या हो रहा है, ओ लेवल का पहला चैप्टर क्या है, ओ लेवल को ऐसे कहते हैं, आप बेसिक केमिस्ट्री में तुमने पढ़ना है मैटर, क्या पढ़ना है जी, मैटर पढ़ना है। मैं अगर कहूँ जी मैं ओ लेवल में होता तो मैं उनको क्या कहता, उन्हें कहते जनाब साहब देयर यू गो, ओ लेवल की केमिस्ट्री है
केमिस्ट्री में जो बुनियादी चीज है वो क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। मैटर का लफ्ज लिखते ही मैटर के बारे में क्या समझाता हूं उनको? सबसे पहले मैटर के अंदर क्या होता है? मैटर की कॉम्पोजिशन। क्या जनाब साहब? मैटर की कॉम्पोजिशन। फिर मैटर की क्या? मैटर की केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। फिर मैटर की क्या? मैटर की फिजिकल फॉर्म्स नहीं, फिजिकल स्टेट्स। क्या बोलते हैं उसको हम? फिजिकल स्टेट्स ऑफ क्या? मैटर। तो ये उनके 3 चैप्टर्स ऐसे चल रहे हैं। पहले उनका चैप्टर क्या चल रहा है? कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। उसमें क्या पढ़ते हैं सर जी? कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर्स क्या? मैटर क्या है? इट इज पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स में? कौन कौन से जनाब साहब? एटम्स, आयंस एंड क्या? एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, फिर केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर में क्या होता है? जिनको आप केमिकल सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उनको हम कहते हैं केमिकल्स या केमिकल सब्सटेंसेस। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस? एलिमेंट्स, फिर क्या? फिर कंपाउंड्स एंड क्या? एंड मिक्सचर्स। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम उनको फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात बताएं तो फिजिकल स्टेट्स में क्या होगा सर जी? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में वो जो क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, और उसको आप फिजिकल स्टेट्स कहें या फिजिकल फॉर्म्स कहें, क्या होती है जी? सॉलिड, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो उनके सीक्वेंस को जरा फॉलो करें और मेरे वाले ए लेवल के सीक्वेंस को फॉलो करें। वो बहुत ऑर्डिनरी किस्म का सीक्वेंस है, लाइक बहुत ही बिल्कुल ही बेसिक अलिफ बे करके जैसे किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो हाँ ओ लेवल में मैं अलिफ बे करके पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा ऐसा सीक्वेंस चल रहा होता है। ठीक है, और उसमें हम, लेकिन जब मैं ए लेवल में आया हूँ तो अल्टीमेटली वो सारी चीजें भी कवर हुई हैं। आपको लगता है मैंने एटम का जिक्र नहीं किया आपके साथ? मेरे पहले चैप्टर का नाम ही क्या है वहां पे? क्या करो जी? एटम की सारी बात। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर में मैटर की बात की होगी, कॉम्पोजिशन की बात की होगी, पार्टिकल्स की बात की होगी, तभी एटम्स तक पहुंचाऊंगा ना। अगर मैं एडवांस लेवल में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ तो सर मैं वो लेवल का सारा एटम पढ़ा के ही पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसके आयंस नहीं पढ़ाए। जब आपने एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली तो कन्फिग्रेशन की एप्लीकेशंस में वैलेंसी शैलेंसी का भी जिक्र हुआ होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का भी जिक्र हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन के लूज गेन का जिक्र भी हुआ होगा, लिस्ट ऑफ कैटायंस भी बनी होगी, लिस्ट ऑफ एनाइंस भी बनी हुई होगी, इवन लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस जिनको हम क्या कहते हैं? रेडिकल्स कहते हैं, उसकी भी लिस्ट अभी आपने देख ली है। ठीक है, तो क्या मॉलिक्यूल्स का जिक्र नहीं हुआ होगा? है नहीं? हाँ, मॉलिक्यूल्स का डायरेक्टली जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ? इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है जब मैं कोवेलेंट रेडियस पढ़ा रहा था कि नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं एज सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो उनका वो कोवेलेंट सा बॉन्ड बनता है और उनकी पता नहीं कोई शेयरिंग होती है तो उनका एक कोवेलेंट रेडियस टाइप काम होता है। ठीक है जी, मैंने उसका भी जिक्र कर दी। फिर जब मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं, क्या मैंने आपसे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स का जिक्र नहीं किया? हमने तो पूरे का पूरा पीरियड 3 अलिफ से लेकर ये तक एंड तक पूरा कैरी किया है कि उसमें आगे जाते जाते क्या होता है? एटॉमिक नंबर का कोई ट्रेंड होता है, एटॉमिक रेडियस का कोई ट्रेंड होता है, आयनिक रेडियस का कोई ट्रेंड होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का कोई ट्रेंड होता है। हमने तो पूरे का पूरा पीरियड टेबल ऐसे अलोंग द स्ट्रेच उसको कैरी किया है। मीनवाइल ग्रुप्स भी डिस्कस किए, ग्रुप 1 2 भी डिस्कस किया होगा, ग्रुप 17 भी डिस्कस किया होगा, एलिमेंट्स में मेटल्स भी डिस्कस किए होंगे, नॉन मेटल्स भी डिस्कस किए होंगे, नोबल गैसेस भी किए होंगे। मैंने तो इवन स्टेयर केस भी लगा दी थी, उसके उधर वाले मेटल हो गए, इधर वाले नॉन मेटल हो गए, साथ वाले मेटालॉइड्स हो गए। तो हमने तो एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा क्लासिकली समझ लिया है, पूरे का पूरा पीरियड टेबल ही हमें समझ आ गया है। किसको मसला इस बात से? फिर एलिमेंट्स के बाद हाँ कहाँ जी? यहां इस कंपाउंड्स के बारे में अभी हमारा काम बाकी है। क्या काम बाकी है? कंपाउंड्स का हमें सेंस तो है ऑर्डिनरी लेवल से, जिस बुनियाद पर मैंने वो मोल्स वाला पूरा चैप्टर खींच दिया है कि कंपाउंड्स की सेंस तो थी हमें। ठीक है, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग है, हाँ उसकी भी हमें ऑर्डिनरी लेवल की सेंस है, एडवांस्ड लेवल की सेंस अभी हमारी नहीं डेवलप हुई। तो हमने क्या करना है? मुझे लगता है यहाँ कंपाउंड्स वाले टॉपिक में उधर से समझे, ओ लेवल से समझे कंपाउंड्स पढ़ा रहा हूँ और ए लेवल में समझे क्या पढ़ाऊंगा जी? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी,
जहां तक ताल्लुक है मिक्सचर्स का, ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस कल आपने देखा था ए को बी में मिक्स, FB1 FB2 FB3 सारे ही मिक्स कर दिए है जी। कोई एक्वियस सोल्यूशन बना दिया होगा आपने, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का जिक्र भी कर लिया होगा आपने कि कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया है, कितने सॉल्वेंट के अंदर डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑलमोस्ट इस तरह के शोगल भी कहीं ना कहीं डिस्कस हुए हुए हैं। फिर जहां तक फिजिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल मैंने अलग से अभी तक कोई प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया है जिसको सॉलिड्स कहते हैं या लिक्विड्स कहते हैं या गैसेस कहते हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ाना है। सो यूं समझें कि ओ लेवल की सीक्वेंस में हम कहाँ पहुंचे हैं। अगर मैं ओ लेवल का सीक्वेंस चलाऊं तो आई थिंक मैं यहाँ पहुंचा हूँ कंपाउंड्स पर। अगर आपको इस सीक्वेंस से पढ़ाता तो आपको कहता भाई कंपाउंड्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। और अगर इस सीक्वेंस से पढ़ाऊं तो ऑफ कोर्स कंपाउंड्स के अंदर की क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के अंदर की क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम आज जी। तो भाई क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है जी? ये तो हमारा प्रॉपर सीक्वेंस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ाया ही पढ़ाया है, वो तो हुआ ही हुआ है, एटम्स मॉलिक्यूल्स स्टोइचियोमेट्री तो हुई हुई है। तो हमारी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम इधर हैं और ओ लेवल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम किधर हैं, कंपाउंड्स पर हैं। तो आई थिंक आपके चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए? आपके चैप्टर का नाम होना चाहिए केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। किसी मसला इस बात से? तो मैं जो अभी चैप्टर डेवलप करने लगा हूँ, आई थिंक आप उसको चैप्टर नंबर 2 कहते हैं या चैप्टर नंबर, आई थिंक आपको चैप्टर नंबर 3 कहना चाहिए। उस हिसाब से कहूँगा तो चैप्टर नंबर 2 कहूँगा, ठीक है। इस हिसाब से कहूँगा तो चैप्टर नंबर 3 कहूँगा। आई थिंक जो भी आप कहना चाहते हैं भाईजान, क्या लिखें जी, क्या लिखें, क्या लिखें? चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग दें एंड कॉल इट क्या, कॉल इट, उधर से चैप्टर नंबर क्या बनता है जी? केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। क्या? केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। और केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर में से कौन सी वाली फॉर्म? एलिमेंट्स वाली फॉर्म नहीं, कौन सी वाली? कंपाउंड्स वाली फॉर्म। और कंपाउंड्स के अंदर क्या? कंपाउंड्स के अंदर क्या? केमिकल बॉन्डिंग, एलओजी। ये मेरा चैप्टर है जी, तो मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ। जस्ट वो चैप्टर का नाम डेवलप करने के लिए मुझे एक हिस्ट्री आपको पूरी की पूरी डेवलप कराना पड़ गई। बहरहाल जो भी है आपको समझ आना चाहिए कि हम क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बिल्डिंग है, कैसे बिल्डिंग खड़ी हुई भी है, किस किस बुनियादों से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, वो आपके सामने डेवलप किया गया है। बहरहाल ये स्पेसिफिकेशन अब हम वापस रखेंगे जब मैं अपने हिसाब से कंपाउंड्स पूरे कर लूंगा, फिर मैं दोबारा खोल लूंगा, बेटा उनको दे दे, पीछे दे दें, पीछे दे दें, फिर मैं देख लूंगा जी मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन सी स्पेसिफिकेशन पूरी हुई, क्यों नहीं हुई। सो अभी तक मैंने स्पेसिफिकेशन को इसलिए दिखाया कि मुझे चैप्टर क्या डेवलप करना है। अब चैप्टर मैं अपनी मर्जी से डेवलप करूंगा। डेवलप करने के बाद, कहानी डेवलप करने के बाद एंड पे दोबारा देख लेंगे कि उसकी कौन कौन सी लाइन हो गई है, तो उसकी कौन कौन सी लाइन रह गई है, या क्या सीन है, क्या नहीं है। आप बताएं जनाब साहब, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड? बॉन्डिंग तो बात की बात है, पहले मैं आपसे बात करूंगा कंपाउंड्स के बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट कंपाउंड? जी, 2 or more elements are bonded together, ठीक है जी। केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है जी। कुछ और लफ्ज ऐड करें। इन्होंने कहा 2 or more, yes exactly, it's a pure substance that is formed by क्या? chemical combination of क्या? 2 or more different or same, of course different elements, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हो बेटा जी? ऊंचा बोले। हाँ, वो तो जरूरी तो नहीं है कि म्यूचुअल शेयरिंग से ही होएगा, वो तो कोवलेंट वाला शेयरिंग से होगा। कंपाउंड तो पूरे के पूरे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो जनरल बात है, हम उस जुमले तक पहुंच चुके। इस बच्चे ने कहा 2 or more different elements are bonded, उसने कहा 2 or more different elements are chemically bonded, फिर किसी ने कहा सर जी जो बनेगा वो एक प्योर सब्सटेंस होगा and that is formed by the chemical combination of 2 or more different elements। तो बिल्कुल ठीक है जनाब साहब, मैं कॉलम्स बनाकर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इधर मैं कंपाउंड की डेफिनेशन लिखूंगा और इधर मैं केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखूंगा, और दरमियान में क्या कर लीजिए आप, एक लाइन मेरे पास तो पहले से लगी हुई है जी भाईजान। तो क्या करें जी? सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लीज राइट डाउन व्हाट इज मेंट बाय अ कंपाउंड। क्या मतलब है जी कंपाउंड का? इट इज अ प्योर सब्सटेंस
कंपाउंड के साथ क्या लिखेंगे जी? इट इज अ प्योर सब्सटेंस that is formed by the कौन सा कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, formed by the chemical combination of two or more different elements. अब अगर आप इसमें इस डेफिनेशन में गौर करेंगे तो आपको दो या तीन बातें, कौन कौन सी? एक बात है ये प्योर सब्सटेंस, फिर एक बात है केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर एक बात है डिफरेंट एलिमेंट्स। जी तो भाई मैंने इन तीन बातों के ऊपर आपके साथ थोड़ी सी बहस करनी है, मुझे आप एक एक लफ्ज का मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। एनीवन प्लीज, व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस? जी जी हाँ, वो कहते हैं सर जी प्योर सब्सटेंस आप इसको इसलिए कहेंगे कि अल्टीमेटली इट विल बी मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ यूनिट्स। क्या? व्हाट इज माय वन टाइप ऑफ यूनिट्स? If it's a covalent compound, it will be made up of one type of molecules. If it's an ionic compound, it will be made up of one type of formula units. इसको मसला इस बात से जनरली तो मैं दो ही कैटेगरीज पढ़ाऊंगा आपको, एक कोवलेंट कंपाउंड्स वाली कैटेगरी और एक आयोनिक कंपाउंड्स वाली कैटेगरी, जो कि आपने ओ लेवल में भी पढ़े हुए हैं। उसमें से कोवलेंट कंपाउंड वाली कैटेगरी जो आपने पढ़ी है उसमें क्या सीन है? उसमें सर जी जो अल्टीमेटली पार्टिकल बनता है, कौन सा पार्टिकल बनता है? कोवलेंट कंपाउंड में एटम्स होते हैं? नहीं। आयंस होते हैं? नहीं। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं कि मुख्तलिफ होते हैं? मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं जी मैं वाटर एज अ कंपाउंड की मिसाल दे रहा हूं, तो मैं उसको प्योर सब्सटेंस क्यों कहूंगा? इट विल बी मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या? तो उसके अंदर क्या होगा? सारे के सारे क्या होंगे? अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा वो एक अलग बात है, उसके अंदर दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेकिन कुल मिला के उस यूनिट को क्या कहेंगे आप? उस यूनिट को मॉलिक्यूल कहेंगे। और सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? उसी जैसे होंगे। सब मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे। सब मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड टू वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? सब मॉलिक्यूल्स का नाम H2O होगा, सब मॉलिक्यूल्स का नाम वाटर होगा। तो आई बिलीव, लेकिन हाँ अगर एक मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल भी आपने डाल दिया, जैसे आपने अगर वाटर के अंदर नमक डिसॉल्व कर दिया, तो अब वो मॉलिक्यूल, अब वो क्या होगा? इम्प्योर। क्यों इम्प्योर? क्यों सर? उधर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, सोडियम के आयंस भी होंगे, क्लोराइड के आयंस भी होंगे, तो कितनी चीजें होगी? तीन चीजें होंगी। क्या वो प्योर सब्सटेंस होगा? वो तो मैं सोल्यूशन की एग्जांपल दे रहा हूं, तो मिक्सचर की एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर इज ऑलवेज एन इम्प्योर सब्सटेंस एंड असल में बुनियादी फर्क ही क्या है मिक्सचर में और कंपाउंड में? जो सबसे एक्चुअल फर्क है वो क्या है? वो प्योर और इम्प्योर होने का फर्क है कि कंपाउंड में एवरी पार्टिकल विल बी सेम टाइप, लेट मी कॉल इट यूनिट, एवरी यूनिट विल बी सेम टाइप। मिक्सचर में क्या होगा? दे विल बी डिफरेंट यूनिट्स। क्या पता एटम्स भी हों, क्या पता आयंस भी हों, क्या पता मॉलिक्यूल्स भी हों। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा? उस कंपाउंड में हमेशा हमेशा क्या होगा? एक ही किस्म के यूनिट्स होंगे। ये ज्यादा बेहतर टर्म इस्तेमाल किया उन्होंने, बट लेट मी करेक्ट इट। आई थिंक एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स कहना चाहिए। कौन से वाले पार्टिकल्स? इफ इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड तो हम कहेंगे एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इफ इट्स एन आयनिक कंपाउंड तो हम कहेंगे एक टाइप ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। और अगर आप इस मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स को कलेक्टिवली पार्टिकल कह दें या कलेक्टिवली यूनिट कह दें, मुझे उससे भी एतराज नहीं है। वैसे उनके एक टाइप ऑफ यूनिट्स होंगे। ठीक है? ये एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एक टाइप ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे, एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। चारों में से कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। तो आई बिलीव आपको प्योर सब्सटेंस का मीनिंग जो है वो समझ आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है। प्योर सब्सटेंस आपका पहला वर्ड टू एक्सप्लेन है, एंड पहला वर्ड आप क्या करेंगे जी? प्योर सब्सटेंस, बिकॉज क्या?
बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ क्या यूनिट्स, वन टाइप ऑफ क्या पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स, ये वन टाइप ऑफ क्या फॉर्मूला यूनिट्स। तो हम क्या कहेंगे जी, कंपाउंड की डेफिनेशन में आपने प्योर सब्सटेंस क्यों कहा है, देखिए जी, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, वन टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ क्या, उन्होंने कहा जी यूनिट्स। मैं क्या कहूं, वन टाइप ऑफ क्या पार्टिकल्स, फिर क्या कहूं वन टाइप ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स, या क्या कहूं वन टाइप ऑफ क्या फॉर्मूला यूनिट्स। हेलो जी, क्या मैं लिख सकता हूं वन टाइप ऑफ एटम्स? सवाल है भाई, क्यों लिख सकता हूं कंपाउंड द प्योर सब्सटेंस बिकॉज़ इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स? नो वे, नो वे। क्यों? बिकॉज ये डेफिनेशन किसकी है, वन टाइप ऑफ एटम्स होने की डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन एलिमेंट्स की है कि वो बेशक अल्टीमेटली आयंस बन जाएं या बेशक मॉलिक्यूल बन जाएं, उनमें एक चीज कॉमन होती है, मॉलिक्यूल भी हुआ तो कैसा होगा, एलिमेंट के अगर मॉलिक्यूल्स भी हों तो कैसे होते हैं, उनमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए होते हैं। इवन मतलब नॉन मेटल्स की मिसाल दे रहा हूं ना, हाइड्रोजन की, बेशक एग्जिस्ट मॉलिक्यूल्स की तरह करे लेकिन वो सारे के सारे एटम्स ही होते हैं ना, अल्टीमेटली एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, अगर मैं मेटल्स की मिसाल दूं तो उनको क्या कहते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। आप बेशक कहें शायद नहीं, उनका तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है इन अ सी ऑफ, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली तो वो भी एक ही जैसे एटम्स होते हैं। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ एटम्स होना प्योरली किस चीज की डेफिनेशन है, वो एलिमेंट की डेफिनेशन है। यहां पे मैं वन टाइप, इसका मतलब एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन वहां पर हम क्या ले सकते हैं, उस प्योर सब्सटेंस में वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ यूनिट्स, वन टाइप ऑफ एटम्स। वहां हाँ, अगर नोबल गैस हो तो हम कहते हैं वन टाइप ऑफ एटम्स, अगर मेटल्स हो तो वन टाइप ऑफ कैटाइंस, अगर नॉन मेटल्स हो तो वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिनके बीच में क्या होगा, वन टाइप ऑफ एटम्स ही होंगे। अल्टीमेटली जो मर्जी कर लें, मेटल कर लें, नॉन मेटल कर लें, नोबल गैस कर लें, उसमें इंडिपेंडेंट एटम्स हो या सिंपल मॉलिक्यूल्स हो या इवन कैटाइंस भी हो, तो सबके साथ में वन टाइप ऑफ एटम वाली डेफिनेशन गलत साबित नहीं होती, वो सही साबित होती है। लेकिन यहां वन टाइप ऑफ एटम वाली डेफिनेशन बिल्कुल गलत साबित होगी। क्यों? क्योंकि जब कंपाउंड होगा, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे, वो मिलकर केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो जो चीज बनेगी उस चीज के अंदर चीज क्या बनेगी, जो यूनिट बनेगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा, जो फॉर्मूला यूनिट बनेगा, उस एक यूनिट के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, ये डिफरेंट आयंस होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे वन टाइप ऑफ एटम्स भी लिखने को तैयार नहीं हूं, मैं वन टाइप ऑफ आयंस भी लिखने को तैयार नहीं हूं। हाँ, मैं वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने को तैयार जरूर हूं, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स एक जनरल वर्ड है, ये लिखने को तैयार जरूर हूं, वन टाइप ऑफ यूनिट्स उससे भी ज्यादा जनरल वर्ड है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली एक वर्ड ये है मॉलिक्यूल्स वाला और एक वर्ड ये है फॉर्मूला यूनिट्स वाला। मॉलिक्यूल्स वाला वर्ड किसके लिए होगा, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, एंड फॉर्मूला यूनिट्स वाला वर्ड किसके लिए होगा, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। खैर, इसकी मैं डिटेल अभी निकाल लूंगा थोड़ी देर में। फिल वक्त मैंने कहा जी वन टाइप ऑफ यूनिट्स, या वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, या वन टाइप ऑफ यूनिट्स। जी, एलॉयज मिक्सचर्स होते हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, एलॉयज आर मिक्सचर्स। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो होपफुली आपको प्योर सब्सटेंस का मीनिंग समझ आ गया होगा। किसी के पास मसला है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो मैंने लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि जनाब साहब, दे आर मेड अप ऑफ क्या, दे आर केमिकल, दे आर मेड, दैट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। लो जी, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है जी। क्या मतलब है केमिकल कॉम्बिनेशन का? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि उन्हें कोई केमिकल बॉन्डिंग होगी। क्या होगा? नहीं, सही है, केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकली बॉन्डेड होंगे, मतलब आप उसको कहें जी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड फॉर्म होगा,
ये एक दफा फॉर्म हो गया तो उसके बीच में केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगी, जो भी आप कहना चाहते हैं आप उसको कह सकते हैं कि लेकिन हाँ, और एक और बात है, एक दफा वो बन जाए तो उसको वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना इतना आसान काम नहीं होगा। उसके लिए दोबारा कोई केमिस्ट्री करनी पड़ेगी, उसके लिए दोबारा कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। फिजिकली वो वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। फिजिकली कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर हो सकता है। क्या हो सकता है? मिक्सचर को आप फिजिकली वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बात खत्म होने दीजिए प्लीज। फिर क्या होता है जी? मैं जब इशारा कर दूं ठीक है तो हाथ नीचे कर दिया करें, मैंने देख लिया है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मैं आपके सवाल की तरफ आ जाऊंगा। मेरी बात क्या चल रही है? मैं केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था। मैंने कहा जी केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या सीन है। इस लफ्ज को समझाने के लिए मैंने क्या बोला कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या करेंगे जी? केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। पुराने जो रिएक्टेंट्स होंगे वो ओल्ड सब्सटेंसेस होंगे। रिएक्शन हो गया तो कोई न्यू सब्सटेंसेस बन जाएंगे। पुराने वालों को आप रिएक्टेंट्स कहेंगे, नए वाले को आप प्रोडक्ट्स कहेंगे। यहीं से किस चीज की बेस पैदा हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन की बेस पैदा हो जाएगी। ठीक है, यहीं से उस रिएक्शन को बैलेंस करने की बेस भी मैं पैदा कर दूंगा। यहीं से उस रिएक्शन में कंपाउंड लिखना कैसे है, तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्टीमेटली हमें केमिकल रिएक्शन भी समझाएगा, यही अल्टीमेटली हमें बैलेंसिंग भी समझाएगा, यही अल्टीमेटली हमें केमिकल फार्मूले भी समझाएगा, यही अल्टीमेटली हमें केमिकल बॉन्डिंग भी समझाएगा। तो इस केमिकल कॉम्बिनेशन को समझना बड़ा जरूरी है, इससे हमें सारी केमिस्ट्री समझ आएगी। खैर, योर क्वेश्चन प्लीज। बुशरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, ये प्योरिटी की डेफिनेशन तो ना हो। प्योरिटी की डेफिनेशन तो ये होती है कि दो चीजें ना हो, मतलब एक किस्म की चीज हो। हाँ, अगर दो चीजें हैं भी, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं भी, तो वो मिक्सचर की तरह से नहीं है। वो दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स ने उन एलिमेंट्स ने आपस में मिलकर क्या कर दिया है? केमिकल रिएक्शन कर दिया है, एक नया प्रोडक्ट बना दिया है। उस नए प्रोडक्ट के यूनिट्स कैसे हैं? एक जैसे यूनिट्स हैं। नए प्रोडक्ट के पार्टिकल्स कैसे हैं? एक जैसे पार्टिकल्स हैं। नए प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं। नए प्रोडक्ट के फार्मूला यूनिट्स कैसे हैं? एक जैसे फार्मूला यूनिट्स हैं। अब चारों में से कोई भी लफ्ज किसी भी सिचुएशन में या डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। तो प्योरिटी का मतलब क्या होता है? वन टाइप ऑफ समथिंग, वन टाइप ऑफ क्या थिंग? वन टाइप ऑफ यूनिट्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन टाइप ऑफ फार्मूला यूनिट्स। लेकिन मैं क्या नहीं बोल रहा, ध्यान दीजिए, मैं वन टाइप ऑफ एटम्स नहीं बोल रहा, मैं वन टाइप ऑफ आयंस भी नहीं बोल रहा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में वन टाइप ऑफ आयंस नहीं होंगे, तो दो टाइप्स ऑफ आयंस होंगे। ठीक है, वो दोनों टाइप्स ऑफ आयंस मिलकर एक क्या बनाएंगे? एक फार्मूला यूनिट बनाएंगे। तो जो एक फार्मूला यूनिट का कॉन्सेप्ट होगा, वो हम उसको वन टाइप ऑफ आयन नहीं कह रहे, उसको वन टाइप ऑफ फार्मूला यूनिट कह रहे हैं। खैर, जब मैं आगे एग्जांपल्स लिखवाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बहरहाल अभी जो मैं अगली आपको मिसाल समझाऊंगा, दूसरी मिसाल क्या जी? केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको यहाँ ये कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड लिख दिया है कि it's a pure substance because it's made up of one type of units या one type of particles या one type of molecules या one type of formula units. Molecules का word is used for covalent compounds, formula units का word is used for ionic compounds. अगर मैं यहीं पर आपको कुछ examples देना स्टार्ट कर दूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आई होप आपको समझ आ जाएगा। क्या क्या एग्जाम्पल्स दूं आपको? कोवेलेंट कंपाउंड्स के नीचे क्या लिखें? पहले एग्जाम्पल लिखें वाटर वाली जो मैं बोल रहा था। वाटर इज मेड अप ऑफ क्या? ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। If I say carbon dioxide, it's made up of क्या? Carbon dioxide के molecules. If I say methane, तो it's made up of क्या? CH4 वाले molecules. If I say hydrogen chloride, it's made up of क्या? It's made up of HCl वाले molecules. तो मैं जो भी आपको covalent compound कहूंगा, आप कहेंगे it's made up of those molecules. Similarly, अगर मैं आपको ionic compounds example दूं like NaCl, तो आप क्या कहेंगे? Sodium chloride is made up of sodium chloride के formula units. कैल्शियम कार्बोनेट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के फार्मूला यूनिट्स। तो आई थिंक मैं एक एक छोटी छोटी एग्जांपल यहाँ लिखवाना चाहता हूँ। यहाँ इस कोवेलेंट कंपाउंड नीचे लिखिए, क्या लिखेंगे इसके नीचे? लेकिन ये वाटर इज मेड अप ऑफ, इससे पहले कि मैं दूसरा लफ्ज समझाऊं, देखें
वाटर इज मेड अप ऑफ क्या, या तो लिखें वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर क्या लिखें H2O मॉलिक्यूल्स। वाटर इज मेड अप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। और यहां आयनिक कंपाउंड से आपने अगर लिखना है तो मैं एग्जांपल दूंगा टेबल सॉल्ट की। टेबल सॉल्ट इज मेड अप ऑफ क्या, NaCl, नहीं मॉलिक्यूल्स नहीं, NaCl के फार्मूला यूनिट्स एग्जैक्टली। तो यहां लिखेंगे टेबल सॉल्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट, NaCl फार्मूला क्या, फार्मूला यूनिट्स। हेलो जी, एक एक एग्जांपल मैंने इधर वाटर की एग्जांपल दे दिया, उधर मैंने NaCl की एग्जांपल दे दी है। आई थिंक एक एग्जांपल काफी है, बाकी तो मैं आगे पढ़ाऊं। दूसरे नंबर पे चलते हैं जी, इस बात को समझाने की तरफ, केमिकल कॉम्बिनेशन। इस दूसरी बात को आप इसी तरह इसी टेबल में नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, इसी टेबल में नीचे जाते जाइए, नीचे जाएं जी। क्या लिखना है, दूसरी बात लिखनी है जी। दूसरे नंबर पर है केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या लिखें, कंपाउंड इज फॉर्म, लिखें कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्या, बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। लिखें जी, कंपाउंड इज फॉर्म्ड by the chemical combination slash reaction slash bonding। कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, और केमिकल कॉम्बिनेशन का मैं क्या मतलब निकाल रहा हूं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन क्या, बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो मैंने यहां पे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या समझाने की कोशिश की है, केमिकल रिएक्शन का लफ्ज समझाने की कोशिश की है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग का लफ्ज समझाने की कोशिश की है। केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्डिंग का लफ्ज समझाने की कोशिश की है। और उस रिएक्शन को या बॉन्डिंग को आप कैसे लिखते हैं, इफ आई से देयर इज दिस एलिमेंट A एंड देन देयर इज दिस एलिमेंट B एंड देयर इज अ रिएक्शन ड्यू टू व्हिच क्या पैदा होता है, अ कंपाउंड AB। इफ एन एलिमेंट A reacts with an element B then a compound AB is formed। अब ये जो कंपाउंड AB है, ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हुए, अगर ये दोनों नॉन मेटल हुए, हो डिफरेंट हो लेकिन क्या हुए, नॉन मेटल हुए, तो क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। और अगर ये दोनों एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट हैं, इनमें से एक मेटल हुआ और दूसरा क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ, तो क्या बनेगा भाई, सर ये एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा। इसको मसला इस बात से। सो अब मैं तीसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल, ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक। असल में इलेक्ट्रिकल जनरल वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है कि चार्जेस हिलेंगे नहीं, चार्जेस रुके रहेंगे। इलेक्ट्रिकल भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हैं। दैट इज क्या, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दैट इज बिटवीन क्या, दैट इज क्या जी, बिटवीन चार्जेस। कौन से, बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। Hello ji. The nature of this electrical force, of this force of attraction is always electrical. Yeah, this strong force of attraction is electrical in nature. Yeah, the force of attraction between atoms or ions is always electrical in nature. जो मर्जी अंग्रेजी बना लो भाई, किसी को मसला इस बात से। अच्छा, अब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स ये कहां से आएगी, दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स, हाँ वो तो आ जाएगी, वो तो हमें पता है, एक आयन पॉजिटिव हुआ दूसरा, वो तो कंफर्म इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी। लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड हम बनाएंगे तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर उसको आप कहेंगे जी एक एटम दूसरा एटम दोनों ने शेयर कर लिया, क्या कर लिया,
क्या शेयर कर लिए? तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर। कौन सा वाला? तो शेयर्ड पेयर को कौन कौन खींचता है? दोनों एटम्स के क्या? न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस भी उस शेयर्ड पेयर को खींचता है, इसका न्यूक्लियस भी उस। तो फोर्स कौन सी है? इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये शेयर्ड पेयर नेगेटिव। फोर्स कौन सी? इलेक्ट्रिकल। इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये शेयर्ड पेयर, तो फोर्स कौन सी है? फोर्स तो इलेक्ट्रिकल ही है ना। अब पूरे का पूरा पॉजिटिव आयन पूरे के पूरे नेगेटिव आयन को खींचे, या एक एटम का न्यूक्लियस, एक एटम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर, नेगेटिवली चार्ज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, है तो इलेक्ट्रिकल ना भैया। फोर्स तो इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, ठीक है जी। अब वो जो दो एटम्स की बात है, अगली बात सुनिए। जुमला है टू एटम्स और आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। तो टू एटम्स का जो सीन है वो है इन अ मॉलिक्यूल। टू एटम्स वाला सीन है किसके लिए? मॉलिक्यूल के लिए। और टू आयंस वाला सीन किसके लिए? आयंस इन अ फार्मूला यूनिट के लिए है। तो मैं पहले क्या बात समझाऊं? आई थिंक ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? इसको हम खैरियत है, आप पूछ लो, खैरियत है, क्लास है ना आपकी, तो क्लास है ना बेटा। क्या बात हो रही है जी? मैं दूसरा पॉइंट कौन सा समझाऊंगा? ये वाला कि टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जो फोर्स दो एटम्स को इन अ मॉलिक्यूल ज्वाइन रखती है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और होती वो भी क्या है? इलेक्ट्रिकल इन नेचर ही होती है। तो एक काम कीजिए, द फोर्स, कौन सी वाली फोर्स? द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that holds two atoms together in a molecule is known as क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो वहां से मैं आगे क्या करें जी? दूसरा पॉइंट क्या लिखें? ठीक है, ठीक। टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। पहले हमने कहा द फोर्स इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। फिर हम कहते हैं जो फोर्स किसमें होगी? जो फोर्स एटम्स इन अ मॉलिक्यूल में होगी, या जो फोर्स दो एटम्स को इन अ मॉलिक्यूल होल्ड करके रखेगी, उसको कोवेलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? द बॉन्ड, या लिखें द व्हाट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that holds what? Two atoms together in a molecule is known as क्या? क्या जनाब? फोर्स है, इलेक्ट्रिकल है, दो एटम्स को होल्ड करना है टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, इज नोन एज क्या जी? इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। is known as covalent bond, is known as covalent bond। अच्छा, तीसरा जुमला मैं वो रेड वाले के साथ लिखूंगा। इसके लिए तीसरी बात क्या लिखनी है जी? एक बात आप याद रखिए कि जो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र किया है, वो कब होता है? मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? टू एटम्स होते हैं, लेकिन उनके दरमियान में जो फोर्स है, वो फोर्स अभी भी कैसी है? वो फोर्स फिर भी कैसी है जी? वो इलेक्ट्रिकल ही होती है, वो भी इलेक्ट्रिकल ही है। अब वो इलेक्ट्रिकल कैसे होती है? मैं हल्का फुल्का उस पे इंट्रो दे चुका हूं, लेकिन मैं इसके ऊपर मजीद बात भी दोबारा करूंगा कि असल में द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव समथिंग इज अट्रैक्टिंग नेगेटिव समथिंग, दैट इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। अच्छा, अगला जो तीसरा जुमला लिखवाना है, क्या जी? द इलेक्ट्रिकल, ये तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल होता है। द इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स क्या? टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, टू आयंस। कौन से वाले आयंस? ऑपोजिटली चार्ज्ड। दैट होल्ड्स टू आयंस या ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस together in a compound, together in a क्या? formula unit, together in a molecule लिखूं या in a formula unit लिखूं? together in a formula unit
इज नोन एज क्या, इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड कहां होगा, फार्मूला यूनिट्स के अंदर होगा। फार्मूला यूनिट में क्या होगा, एटम्स होंगे कि आयंस होंगे, आयंस होंगे, अपोजिटली चार्ज होंगे। और हाँ, फोर्स कैसी होगी, फोर्स यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इन नेचर होगी कि एक पूरा पॉजिटिव आयन दूसरे पूरे नेगेटिव आयन को आपस में एक दूसरे की तरफ खींच रहा होगा। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। है जी, मुझे बताएं आपके दोनों कॉलम्स बराबर हुए कि नहीं हुए हैं जी, दोनों कॉलम्स बराबर हो गए हैं। अगर दोनों कॉलम्स बराबर हो गए हैं तो बात को 10 से वाइंड अप करते हैं। और हाँ, इसके अलावा मैंने सिर्फ कोवलेंट या आयनिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ानी, मैंने आपको मेटालिक बॉन्डिंग भी पढ़ानी है, मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ानी है, मैंने आपको डेटिव बॉन्डिंग भी पढ़ानी है। खैर बहरहाल अपने इंट्रोडक्शन में तो मैं आपके सामने सिर्फ किन का जिक्र करूंगा, मैं आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग का जिक्र। यहां से मैंने क्या लफ्ज इंट्रोड्यूस कर लिए, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। यहां से क्या लफ्ज इंट्रोड्यूस कर लिए, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का कहीं मैंने यहाँ पे जिक्र कर लिया है। अब मैं यहाँ से आगे अगर दोबारा कॉलम्स बनाना चाहता हूँ तो आई थिंक मैं एक तरफ कोवलेंट कंपाउंड की हेडिंग और दूसरी तरफ आयनिक कंपाउंड की हेडिंग, या एक तरफ कोवलेंट बॉन्डिंग की हेडिंग, दूसरी तरफ आयनिक बॉन्डिंग की हेडिंग बनाकर काम को कराऊंगा। खैर मैं अभी आगे कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहता, मैं अपने इंट्रोडक्शन को यहीं पे कवर करना चाहता हूँ। प्लीज बताइए आप में से किसी के पास कंपाउंड के लफ्ज को लेकर या बॉन्डिंग के लफ्ज को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, कंपाउंड के जो डेफिनेशन में जो 3 बातें थी मैंने वो एक्सप्लेन कर दी, और फिर बॉन्डिंग के लफ्ज को लेकर उसकी डेफिनेशन में जो 3 बातें थी मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रॉपर क्लासिफाई करके प्रॉपर चैप्टर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इफ यू हैव अ क्वेश्चन। हम लड़कों को लड़के और लड़कियों को लड़कियां क्यों कहते हैं? लड़कों को लड़का कहते हैं, लड़कियों को लड़कियां कहते हैं। दोनों मुख्तलिफ इंसान होते हैं ना, तो इसलिए हम दोनों के मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो हम कोवलेंट कंपाउंड के लिए मुख्तलिफ नाम का करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स के लिए मुख्तलिफ नाम रखते हैं। तो अब क्यों रखते हैं, नाम है कि मुख्तलिफ, 2 कैटेगरीज मुख्तलिफ है तो दोनों के नाम मुख्तलिफ होने चाहिए। मैं अगर दोनों को एक ही तरह से, हाँ जनरली दोनों कंपाउंड्स है तो हम भी जनरली दोनों इंसान हैं, तो जनरल कैटेगरी हम दोनों की इंसान की है, लेकिन एक स्पेसिफिक कैटेगरी है हमारा, एक डिफरेंट जेंडर है। इसी तरह यहाँ पर भी कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड्स हैं लेकिन उनमें कुछ फर्क है, तो उस फर्क की वजह से हमने क्लासिफाई किया। नाम भी क्लासिफाई, स्मॉलेस्ट यूनिट भी क्लासिफाइड। नाम कैसे क्लासिफाई किया, कोवलेंट आयनिक, और जो उनका यूनिट डेवलप होता है, एक को कह दिया फार्मूला यूनिट, एक को कह दिया मॉलिक्यूलर यूनिट। क्या ना उसको भी क्या कहते थे, मॉलिक्यूलर यूनिट, लेकिन नहीं यूनिट नहीं कहा उसको, बस मॉलिक्यूल कहा, इसको बस फार्मूला यूनिट कह दिया, कोई और लफ्ज नहीं मिला। ठीक है जी, किसी को मसला इस बात से? अब क्यों कहते हैं नाम, नाम का कोई वजह नहीं होती, नाम बस रखे जाते हैं ताकि वोकैबुलरी होती है वो तो डेवलप करनी होती है, वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। बहरहाल आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे हम केमिस्ट्री के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं।